स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि हम लोगों का पीटी क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है, जिसके अंदर हम लोगों आपको एनसीईआरटी टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इंडिया ईयर बुक, इकोनॉमिक सर्वे, रिपोर्ट्स और सर्वे, अदर रिपोर्ट्स और सर्वेज, 1 ईयर करंट अफेयर्स, सी सेट के अंदर मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव, और इसके साथ साथ जितना भी पोर्शन आप लोगों को पीटी के लिए इम्पॉर्टेंट है वो सारा करवाएंगे। साथ में आपको टेस्ट सीरीज अवेलेबल करवाएंगे, जो कि पूरा 100 टेस्ट आपको अवेलेबल करवाकर पीटी के सक्सेस को श्योर करवाएंगे। तो जो भी स्टूडेंट हमारे इस पीटी के कोर्स को ज्वाइन करना चाहता है वो हमारे दिए गए नंबर्स पे कॉल करे, व्हाट्सअप करे, या फिर वो किसी भी तरीके से हमसे कांटेक्ट करें, हम अपने आप इन्फॉर्मेशन बाकी प्रोवाइड कर देंगे। आओ टॉपिक स्टार्ट करें। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। दोस्तों, चाइना और अमेरिका के जिस तरीके से रिलेशंस बहुत ही खतरनाक तरीके से चल रहे हैं और दुनिया जो है वो स्टेप बाय स्टेप किसी ना किसी बड़ी दुर्घटना की तरफ बढ़ रही है, जिसे हम विश्व युद्ध कह सकते हैं। ऐसे में एक और डेवलपमेंट यहाँ सामने आई है, और वो डेवलपमेंट असलियत में और कुछ नहीं, दोनों के दोनों देश, खासकर अमेरिका और चाइना, एक दूसरे के दुश्मनों को अपना दोस्त बना रहे हैं और एक दूसरे के दोस्तों को अपने पाले में लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। यहां एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट अगर आप लोग देखें तो असलियत में डेवलपमेंट आई है सऊदी अरेबिया और चाइना के बीच में, और ऐसा लग रहा है कि सऊदी अरेबिया धीरे धीरे चाइना के कैंप में खिसकता हुआ नजर आ रहा है। यहां अगर आप मोटे तौर पर देखें तो जो डेवलपमेंट इस समय पर नजर आ रही हैं वो ये कि इस तरफ अमेरिका है और अमेरिका के सामने अगर आप देखते हैं तो यहां चाइना खड़ा हुआ है, और चाइना के बाद इधर पाकिस्तान जो चाइना के फेवर में खुलकर आ चुका है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, और इंडिया अमेरिका के फेवर में है, इसमें कोई शक की बात नहीं। जापान, साउथ कोरिया, फिलीपींस, ताइवान, वियतनाम, ये तो अमेरिका के पक्ष में है ही है। और यहाँ ईरान के अंदर एक 25 ईयर्स का एग्रीमेंट किया गया, $400 बिलियन जो है ईरान के अंदर इन्वेस्ट किए जाएंगे अगले 25 साल में, और जिसकी वजह से ईरान की जो इकोनॉमी है वो रिवाइव होती हुई नजर आएगी। यहां एक और डेवलपमेंट देखने को मिली, और वो है सऊदी अरेबिया की, क्योंकि इस एरिया का, मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा देश सऊदी अरेबिया यहां मौजूद, और इस अरब देशों के पीछे लगभग ये पूरा इलाका सऊदी अरेबिया की डोमिनेंस के अंदर है, और उसके कहने के अनुसार चलता है 22 अरब नेशंस, 22 अरब देश हैं जो सऊदी अरेबिया के पीछे चलते हैं। जहां सऊदी अरेबिया जाएगा वो 22 अरब देश वहीं जाएंगे, और ये सऊदी अरेबिया आज के दिन चाइना के साथ डेवलपमेंट्स इस तरीके से दिखा रहा है जैसे वो चाइना के कैंप में जाने की तैयारी कर रहा है, और आज नहीं तो कल चला जाएगा। आज मैं पूरी की पूरी इसी चीज के ऊपर डिस्कशन करूंगा कि क्या सच में अमेरिका एक बहुत इंपॉर्टेंट देश को खोने जा रहा है, या अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी है वो इतनी ज्यादा कमजोर हो चुकी है कि वो अपने दोस्तों को यहां बचा नहीं पा रही, या अपने दोस्तों को यहां हैंडल नहीं कर पा रही। आज इसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। सऊदी अरेबिया को अगर आप मोटे तौर पर देखें तो अमेरिका का बहुत जबरदस्त दोस्त, और ईरान को काउंटर करने के लिए सऊदी अरेबिया अमेरिका का सबसे बड़ा वेपन, और इस सऊदी अरेबिया के साथ साथ कुवैत, बहरीन, कतर, दुबई, यूएई, ओमान, यहां तक कि यमन, जॉर्डन से लेकर सीरिया और लेबनान, बहुत सारे देश अमेरिका के साथ खड़े होते हुए नजर आए, और इसी के बिहाफ पर अमेरिका की इराक के अंदर अपनी प्रेजेंस जो है वो डेवलप होती हुई नजर आई। और यहां सऊदी अरेबिया ही है जिसने पूरे के पूरे इस खित्ते के अंदर, इस पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिका के इंटरेस्ट्स को आगे बढ़ाया और बचाए रखा, अमेरिकन इंटरेस्ट्स को आगे बढ़ाया, और यहां पर अमेरिका की प्रेजेंस को मजबूती से बनाए रखा। जब ये सिचुएशन यहां पर है दोस्तों, तो असलियत में एक इस तरीके का फ्लो चार्ट बनता है, या इस तरीके का एक सेक्शंस दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। अगर आप देखें तो यहां आप देखेंगे ये अमेरिकन प्रेसिडेंट्स आपको नजर आएंगे, और इन अमेरिकन प्रेसिडेंट्स की फ्रंटलाइन स्टेट की फॉर्म में या तो सऊदी अरेबिया रहा या फिर इजराइल रहा।
टर्की जो है खिसक के कहीं और जा रहा है और अपनी एक पोजीशन को मेंटेन करने की या डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन पहले रशिया और अब चाइना का सबसे बड़ा वेपन एक तरीके से डेवलप होता हुआ नजर आया था ईरान, और यही मिडिल ईस्ट पॉलिसी थी जिसका टारगेट इराक, सीरिया, लीबिया, जॉर्डन, ये 4 देश, इराक, सीरिया, लीबिया, जॉर्डन, लेबनान जैसे देश थे जो यहां पर कहीं ना कहीं इस मिडिल ईस्ट कंट्रीज के अंदर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते थे। और यहां इन 4-5 देशों के, इराक, सीरिया, लेबनान और जॉर्डन, लीबिया गलत लिखा हुआ है, इन सब देशों के अंदर अपनी प्रेजेंस बनाने, अपनी डोमिनेंस बनाने के लिए ये 2 पावर ब्लॉक्स आपस में लड़ रहे थे। यहां इस पावर ब्लॉक में एक और बड़ा चेंज आया, और दोस्तों वो चेंज ये आया कि ये जो प्रिंस सलमान हैं वो अब इस ग्रुप से निकलकर कहीं ना कहीं अपनी एक अलग प्रेजेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और यहां हो सकता है अब वो खिसक कर इस ग्रुप में जाते हुए नजर आ रहे हैं। साथ खड़े थे, अब चेंज हो गए हैं, अब पॉसिबली वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे चाइना की तरफ होते हुए नजर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि सऊदी अरामको नाम की एक कंपनी है, सऊदी अरामको नाम की कंपनी है, और इस सऊदी अरामको के सीईओ ने जो चाइनीज डेवलपमेंट फोरम CDF जो है उसके अंदर एक बयान दिया कि अगले 50 साल तक चाइना को सऊदी अरेबिया लगातार अपना ऑयल जो है वो एक्सपोर्ट करेगा और सबसे बड़ा डेवलपमेंट पार्टनर बनकर उभरेगा। ये एक इकोनॉमिक टाई अप है, ये एक आर्थिक संगठन है, एक आर्थिक टाई अप है, जिसकी वजह से अगर आप लोग देखेंगे तो यहां इस इकोनॉमिक टाई अप का लगातार लेवल जो बढ़ रहा है वो कहीं ना कहीं यही दिखा रहा है कि सऊदी अरेबिया धीरे धीरे चाइना की तरफ जा रहा है। तो सवाल यही है कि ऐसा क्यों है कि सऊदी अरेबिया लगातार चाइना की तरफ जा रहा है? तो ऑब्वियस सी बात है, देयर आर सम फैक्टर्स which are responsible for the transfer of this power. Why? देखिए, असलियत में सऊदी अरेबिया के सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं। दूर से ताकतवर, बड़ा, अमीर, बहुत पैसे वाला देश दिखने वाला ये देश क्या असलियत में इतना ताकतवर और इतना पैसे वाला, इतना अमीर है? इस चीज को समझ लीजिए। नो डाउट सऊदी अरेबिया बहुत अमीर है, नो डाउट सऊदी अरेबिया के पास बहुत सारा पैसा है, लार्जेस्ट ऑयल एक्सपोर्टर है, सब चीजें हैं। लेकिन इसकी प्रॉब्लम यह है कि इसके पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह कि ईरान और टर्की के मामले में थ्रेट टू डोमिनेंस ऑफ सऊदी अरेबिया इन द मिडल ईस्ट। मिडल ईस्ट हमेशा सऊदी अरेबिया में अपनी पोजीशन को हमेशा बनाए रखना चाहता है। ऐसी सिचुएशन में इसको चैलेंज करने वाले 3 देश सबसे ज्यादा आगे खड़े हुए हैं। इनमें से एक इंपॉर्टेंट देश अगर आप यहां देखेंगे तो टर्की है, दूसरा ईरान है, और इधर की तरफ सऊदी अरेबिया है, और ये तीनों के तीनों इस इलाके पर अपना डोमिनेंस जमाने की कोशिश कर रहे हैं। टर्की के पास अपना ड्रोन सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है, टर्की की टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा ताकतवर है, टर्की आगे मिसाइल के अंदर काम करने की पूरी कोशिश कर रहा है। और यहीं ईरान को अगर आप देखेंगे तो इसके पास मिसाइल डिफेंस सिस्टम, मिसाइल अटैक सिस्टम, मिसाइल डिफेंस बेशक ताकतवर ना हो लेकिन मिसाइल अटैक इसके ज़बरदस्त है। इसके पास न्यूक्लियर पावर आ चुकी है, इसके पास नेवी आ चुकी है, इसके पास आर्मी बहुत स्ट्रांग है, और अगर यहाँ देखें तो कहीं ना कहीं ये एक सर्वाइवल की कॉस्ट में खड़ा हुआ है। अगर आप यहां पर सऊदी अरेबिया को देखते हैं तो इसके सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि टेक्नोलॉजी के मामले में अगर आप देखेंगे तो सऊदी अरेबिया के पास टेक्नोलॉजी नहीं है। बड़ी पॉपुलेशन की अगर आप बात करें तो वो भी नहीं है। यहां अगर आप दूसरी तरफ न्यूक्लियर मिसाइल पावर की बात करें तो वो कुछ खास नहीं है। न्यूक्लियर पावर के बारे में तो आप भूल ही जाइए, वो भी इसके पास नहीं है। नेवल फोर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। सबसे बड़ी बात, इतने बड़े और ताकतवर देश की आर्मी स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि सऊदी अरेबिया में डिक्टेटरशिप है। डिक्टेटरशिप कभी भी आर्मी को स्ट्रांग नहीं करेगी, क्योंकि कभी भी तख्ता पलट हो सकता है। इसीलिए
यहां तक कि सऊदी अरेबिया के राजघराने को अपनी रक्षा करने के लिए पाकिस्तान से सेना बुलानी पड़ती थी और उन पर डिपेंडेंट होना पड़ता था। तो सोचकर देख सकते हैं, सऊदी अरेबिया की आर्मी स्ट्रांग नहीं, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर सऊदी अरेबिया इस इलाके पे अपना अगर डोमिनेंस बिठाए रखना चाहता है तो उसकी सबसे पुरानी और सबसे पहली टक्कर ईरान के साथ होगी और आगे आने वाले समय में टर्की के साथ होगी। यहां सऊदी अरेबिया हारता हुआ नजर आएगा। अब ये तो हारता हुआ तो बाद में नजर आएगा और यही रीजन है कि इसके जो तीनों थ्रेट्स हैं, ये ईरान, टर्की और इजराइल के साथ तो ये लगभग कई बार अरब वॉर लड़ चुका है और ऐसी सिचुएशन में ये तीनों की तीनों थ्रेट्स सऊदी अरेबिया के लिए हमेशा से बनी रही। टर्की उसमें नया पार्ट जुड़ा है और यही एक रीजन है कि आज के दिन अगर जियोपॉलिटिकल मामले में देखें तो सऊदी अरेबिया के एग्जिस्टेंस और डोमिनेंस के ऊपर सवालिया निशान लगा हुआ है। इस प्रिंस सलमान की सबसे बड़ी चिंता यही है। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो इसकी एक प्रॉब्लम यह है कि असलियत में दुनिया में पेट्रोल की डिमांड घट रही है। अगर दुनिया में पेट्रोल की डिमांड घट रही है, क्यों? क्योंकि हर कोई इलेक्ट्रिसिटी और अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी की तरफ बढ़ रहा है। बिजली की कारें, सीएनजी की कारें और दूसरे तरीके की, खासकर इलेक्ट्रिसिटी की तरफ बढ़ रहे हैं और पेट्रोल की डिमांड लगातार कम हो रही है। और यह मानकर चला जा रहा है कि अगले 10 साल के अंदर अगर आप लोग देखते हैं, अगले 10 साल के अंदर अगर आप लोग देखते हैं तो अगले 10 साल में पेट्रोल की कीमत इतनी ज्यादा डाउन चली जाएगी कि सऊदी अरेबिया और जितनी भी गल्फ कंट्रीज हैं वो इकोनॉमिक क्राइसिस में फंस जाएंगे। अभी से इकोनॉमिक क्राइसिस आ चुका है। कोरोना पीरियड के अंदर आप देखो, कोरोना पीरियड के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहां एक टाइम ऐसा आया था जब पेट्रोल की कीमत इतनी ज्यादा हो गई थी जिसके अंदर इन्हें कहना पड़ा था कि आप पेट्रोल ले जाओ और साथ में हमसे पैसे भी ले जाओ। इतने बुरे हाल हो गए थे कि पेट्रोल की डिमांड खत्म हो चुकी थी, ना के बराबर हो चुकी थी। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर इन लोगों के सर के ऊपर इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है। पिछले लगभग 1 दशक से इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है और इस इकोनॉमिक क्राइसिस का असर यह है कि सऊदी अरेबिया ने वहां के मजदूर यानी भारत से जाने वाले मजदूरों तक पे टैक्स लगा दिया है। सोचकर देखिए हालात क्या होगी कि वहां से जाने वाले मजदूरों पे भी अगर टैक्स लगा दे तो ये इकोनॉमिक क्राइसिस में फंसा हुआ है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। रही सही कसर यहां दोस्तों, इनके पास जबरदस्त पैसा था, तो पैसा होने की वजह से इन्होंने सिर्फ एक काम किया, दुनिया में इन्हें किसी भी चीज की जरूरत थी, पैसा फेंका और चीज खरीद ली। उसको खुद डेवलप करने के बारे में कभी नहीं सोचा। यही रीजन है कि सऊदी अरेबिया टेक्नोलॉजी के मामले में सबसे ज्यादा बैकवर्ड है। इन्होंने सैटेलाइट बनवाने हैं, दूसरी कंपनी से बनवा के दूसरी कंपनी को दे दिए कि जा भाई छोड़ दे और हमारा काम कर दे। पैसे के दम पे सारे काम किए, अब वो पैसा खत्म हो रहा है और आज के दिन इनको टेक्नोलॉजी के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर इनके पास कुछ भी नहीं है, टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस है। और इतना समझ लीजिए, टेक्नोलॉजिकली बैकवर्ड हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस है और इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से पॉलिटिकल क्राइसिस आएगा और पॉलिटिकल क्राइसिस की वजह से यानी आर्थिक संकट जो है, गरीबी जो है, राजनीतिक संकट पैदा करती है, पॉलिटिकल क्राइसिस पैदा करती है, सरकार के ऊपर से भरोसा खत्म कर देती है। और यही रीजन है अब फिर पूरी रॉयल फैमिली के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगेगा और पूरा देश बर्बाद होता हुआ नजर आएगा। ये सब चीजें ठीक, उसके बाद सबसे बड़ी बात कि आज के दिन बाइडेन गवर्नमेंट की पॉलिसीज, ये आगे बढ़ते हैं। बाइडेन गवर्नमेंट की पॉलिसीज इस तरीके से आ चुकी हैं कि ये सऊदी अरेबिया के लिए सरदर्द है और इसी वजह से अब इसे अपनी पोजीशन को चेंज करना पड़ रहा है। तो सवाल यह है, सऊदी अरेबिया चाइना की झोली में क्यों जा रहा है? सऊदी अरेबिया चाइना की झोली में क्यों जा रहा है? दोस्तों, एक रिक्वेस्ट इसके बीच में जरूर करूंगा कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और पढ़ने लिखने वाले जितने आपके दोस्त हैं सबको बताएं कि हम अपनी क्लास के अंदर किस तरीके से, किस लेवल पे आपको पढ़ाते हैं। देखो, कभी भी समझ लीजिए, एक भाई सीधी सी बात है, 2 फैक्टर्स, किसी भी काम के लिए 2 फैक्टर्स होते हैं। भाई सीधी सी बात है, अगर कोई मान लिया गर्लफ्रेंड को बॉयफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को गर्लफ्रेंड छोड़ गया तो उसके पीछे 2 फैक्टर्स होंगे। हस्बैंड वाइफ में लड़ाई हो रही है, तलाक हो रहा है, तो उसके पीछे 2 फैक्टर्स होंगे। अट्रैक्शन में भी 2 फैक्टर्स होंगे, रिपल्शन में भी 2 फैक्टर्स होंगे।
दो देशों के बीच में भी दो फैक्टर्स काम कर रहे होते हैं, और खासकर दोस्ती टूटने या दुश्मनी बनने में भी मेनली दो फैक्टर्स होते हैं। एक होता है पुश, यहां तक कि भाई यहां से भारत से विदेश जा रहे हैं लोग तो वो भी दो फैक्टर्स में काम कर रहे हैं। एक होता है पुश फैक्टर, दूसरा होता है पुल फैक्टर। पुश फैक्टर वो कि यहां से धकेले के दफा हो जाए यहां से, और पुल फैक्टर वो कि वहां उसे लालच में दिखाई दे कि वहां तरक्की है तो मैं वहां जा रहा हूं। तो समझिए पुश फैक्टर और पुल फैक्टर क्या है। इजराइल यहां अमेरिका है और अमेरिका की बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, पॉलिसीज हैं, जिसकी वजह से प्रिंस सलमान के ऊपर इतना ज्यादा दबाव है कि प्रिंस सलमान को अल्टरनेट रूट्स ढूंढने पड़ रहे हैं और वो चाइना की गोद में जाकर बैठ रहे हैं। और ये वही सऊदी अरेबिया है जो पिछले 100 साल से, 60-70 साल से, तो खासकर 100 साल से ही मानकर चलिए वेस्टर्न कंट्रीज का बहुत अच्छा दोस्त रहा है। अब इसमें सबसे पहला तो इजराइल नो डाउट जो बाइडेन, अमेरिका और इजराइल के इतने जबरदस्त फ्रेंडली रिलेशंस रहे हैं। मैक्सिमम जो बिलियनियर्स हैं जहां से ये अमेरिकन इकोनॉमी डिपेंडेंट करती है वो यहूदी हैं। यहूदियों के कमांड के अंदर अमेरिकन गवर्नमेंट है, और यही रीजन है कि चाहे डेमोक्रेट्स आए चाहे रिपब्लिकन्स आए, यहूदी हमेशा बहुत अच्छी पोजीशन पर रहते हैं। चाहे इवांका ट्रंप के हस्बैंड हुए वो यहूदी थे, और इसी तरीके से इनकी कैबिनेट के अंदर भी ज्यादातर को देखोगे तो यहूदियों के हाथ में बहुत ज्यादा पोजीशन है, और वो सारे के सारे इजराइल को सपोर्ट करते हैं। और इजराइल और सऊदी अरेबिया का 36 का आंकड़ा 1947-48 से चल रहा है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं किस लेवल तक इनके रिलेशंस खराब हैं या निचले स्तर पर हैं। दूसरी तरफ जो बाइडेन गवर्नमेंट जो है वो हमेशा ह्यूमन राइट्स का शोर मचाती है, और खाशगोशी मामला अगर आप देखेंगे तो इस पत्रकार की हत्या के मामले में प्रिंस सलमान को कहीं ना कहीं, और उसके बाद अमेरिका को अगर आप लोग देखते हैं तो अमेरिका प्रिंस सलमान को बहुत ज्यादा पसंद नहीं करता, और इसीलिए प्रिंस सलमान को हटाने का दबाव बनाने या किसी भी चीज के लिए ह्यूमन राइट्स के मामले में प्रिंस सलमान को के ऊपर दबाव डाला गया, घेरा गया, ताकि प्रिंस सलमान को कंटेन किया जा सके और अमेरिका अपनी पोजीशन को मजबूत कर सके। यहां तक कि, और यही रीजन है उसके पीछे, रीजन एक और वो ये कि जो बाइडेन किसी भी तरीके से ईरान से न्यूक्लियर डील करके दोबारा से उसे ट्रैक पर लाके, डोनाल्ड ट्रंप तो साफ कर रहे थे कि भैया ईरान से कोई बातचीत नहीं होगी, गेट लॉस्ट, और सऊदी अरेबिया के लिए बहुत अच्छी डील थी। और यही रीजन है ट्रंप ने सऊदी अरेबिया के साथ $100 बिलियन की जो है वो डिफेंस डील करी, और खास बात ये, इस डिफेंस डील को इसने आकर कैंसिल कर दिया, बाइडेन ने आकर कैंसिल कर दिया। सऊदी अरेबिया $100 बिलियन की डील करता तो सीधी सी बात यह है, इतने हथियार अगर सऊदी अरेबिया के पास होते तो उसकी पावर अपने एरिया में और ज्यादा मजबूत होती, लेकिन अमेरिका ने आकर वो डील कैंसिल करी, और कहीं ना कहीं प्रिंस सलमान को चिढ़ाने के लिए या यूं कहीं नाराज करने के लिए खाशगोशी मामले को उठाकर सामने रख दिया, ह्यूमन राइट्स के नाम पे उसे घेरना शुरू किया, तो प्रिंस सलमान ने भी अल्टरनेट रूट्स को चुनना शुरू कर दिया। नतीजा तुम्हारे सामने है कि कहीं ना कहीं ईरान की तरफ बढ़ना और वेपन्स डील कैंसिल करना, और साथ में प्रिंस सलमान और सऊदी अरेबिया के पास उठाकर सैंक्शंस लगा देना, उसको रोक लेना, यह अमेरिका की सबसे गंदी पॉलिसी है। और जिस देश के ऊपर अमेरिका सैंक्शंस लगा रहा है वो देश सीधा चाइना की गोद में जाकर बैठ रहा है। यह अमेरिका की सबसे गंदी पॉलिसी है। रशिया के ऊपर भी सैंक्शंस लगाए, जाकर वो चाइना की गोद में बैठ गया। ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाए, ईरान ने कुछ नहीं किया, चाइना के साथ $400 बिलियन का पैक्ट कर लिया। फेल्ड पॉलिसी अमेरिका की ये सैंक्शंस वाली, वो डील नहीं करना चाहता, वो लोग उसको लगता है कि सामने वाले देश को इकोनॉमी के नाम पर तोड़ सकता है। शुरुआत में असर हुआ, लेकिन इससे घटिया पॉलिसी किसी की नहीं देखी गई। सामने वाला देश कुछ नहीं करता। जब अमेरिका सख्त सैंक्शंस लगाने की कोशिश करता है, सामने वाला देश अमेरिका के दुश्मन देश की गोद में जाकर बैठ जाता है या उसके साथ जाकर खड़ा हो जाता है, और अमेरिकन कैंप का एक और देश छिटक कर गिर जाता है। यह अमेरिका को समझ में नहीं आ रहा कि अमेरिका की सबसे घटिया पॉलिसी है, लेकिन है। और इसने, अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए, प्रतिबंध लगाए सऊदी अरेबिया को कमजोर करने तोड़ने के लिए। नतीजा क्या? सऊदी अरेबिया भड़का हुआ है। तीसरा और मेन सबसे इंपॉर्टेंट, यूएसए ने अब अपना ऑयल प्रोड्यूस करके एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। अब अमेरिका ऑयल को एक्सपोर्ट कर रहा है, दनादन एक्सपोर्ट कर रहा है। नतीजा क्या कि इससे ऑयल का जो डिमांड है वो तो उतनी ही थी, और जो प्रोडक्शन है वो बढ़ने की वजह से ऑयल प्राइस और ज्यादा गिर गए।
ऑयल प्राइसेस गिरने का सीधा सीधा असर सऊदी अरेबिया की इकोनॉमी पर पड़ा और इसकी वजह से इंडिया जैसे देश जो अभी तक सऊदी अरेबिया से बहुत बड़ा ऑयल इंपोर्ट कर रहे थे, अब इन्होंने सऊदी अरेबिया से ऑयल इंपोर्ट करना बंद कर दिया। अब इंडिया सीधा अमेरिका से ऑयल इंपोर्ट कर रहा है और जैसे ही इंडिया अमेरिका से ऑयल इंपोर्ट करता है उसका सीधा सीधा असर क्या होगा दोस्तों? उसका सीधा सीधा असर यह है कि इसकी इकोनॉमी पे बुरा असर पड़ा। इंडिया जैसा देश जो $27 बिलियन का ऑयल हर साल इंपोर्ट करता था, वो अगर उससे कह रहा है कि मैं तो नहीं खरीदता, नतीजा क्या है? ये जो है ये भाई इंडिया अभी थोड़े दिन पहले शोर मचा था। इंडिया ने सऊदी अरेबिया से कहा था कि प्लीज आप अपने ऑयल के जो प्राइसेस हैं वो कम करो, हम आपसे खरीदना चाहते हैं। लेकिन उसने कहा हम प्राइस कम नहीं करेंगे और प्रोडक्शन भी नहीं बढ़ाएंगे। इंडिया ने कहा प्रोडक्शन बढ़ाओ, उन्होंने कहा नहीं बढ़ाएंगे। इंडिया ने कहा प्राइस कम करो, उन्होंने कहा नहीं करेंगे। इंडिया कहता है ओके बाय। ओके बाय कहते ही क्या हुआ? सऊदी अरेबिया का एक बड़ा कस्टमर, दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर कौन? इंडिया। वो सऊदी अरेबिया से ऑयल खरीदता था। $27 बिलियन बहुत होता है भाई। $27 बिलियन का तेल खरीदता था, कच्चा तेल, वो खरीदने से मना कर दिया। सऊदी अरेबिया परेशान है, उसको अब चाइना के पास जाना पड़ेगा। अब चाइना इसी मौके की तलाश में था। सऊदी अरेबिया नाराज अमेरिका से भी है, इंडिया से भी है। चाइना को मौका मिल गया, चाइना ने उसके साथ डील कर ली। सऊदी अरामको नाम की कंपनी ने, जो सबसे बड़ी ऑयल एक्सपोर्टर कंपनी है सऊदी अरेबिया की, उसने चाइना से डील करी कि अगले 50 साल का हम आपके साथ एग्रीमेंट कर लेंगे। तो ये सारे पुश फैक्टर्स हैं जिन्होंने सऊदी अरेबिया प्रिंस सलमान को मजबूर किया कि वो अमेरिका से दूर हटे। लेकिन एक पुल फैक्टर भी होता है। पुल फैक्टर का मतलब खींचने वाला फैक्टर, जिसमें चाइना ने उसको अपनी तरफ लुभाया और ये कहा कि आप हमसे डील करो, हम आपके साथ हैं। क्या कहा? उनको लुभाया और ये कहा कि आप हमसे डील करो, हम आपके साथ हैं। अब वो डील किस तरीके से थी? वो डील इस तरीके से थी कि सऊदी अरेबिया को चाइना के अंदर बहुत सारे फायदे नजर आ रहे हैं, क्योंकि चाइना जो है वो अपना ऑयल प्रोडक्शन नहीं है इसके पास, यहां इसके पास ऑयल प्रोडक्शन नहीं है और ये हमेशा ऑयल के इंपोर्ट पर ही डिपेंडेंट है। यानी सऊदी अरेबिया जो लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर है, उसे एक लार्जेस्ट और डिमांड करने वाले या इंपोर्टर की जरूरत थी, वो चाइना है। यूएसए तो ऑयल इंपोर्ट कर नहीं रहा, तो यूएसए से सऊदी अरेबिया को बहुत ज्यादा फायदा था भी नहीं। और यही रीजन था कि अगर चाइना बिगेस्ट एक्सपोर्टर है तो इसका मतलब वो सऊदी अरेबिया का बिगेस्ट कस्टमर बन सकता है, और बिगेस्ट अगर कस्टमर बन सकता है तो उससे सऊदी अरेबिया को कितना फायदा होगा तुम ये देखो। यही रीजन है सऊदी अरेबिया अमेरिका के साथ दोस्ती निभाने की जगह अपने कस्टमर को देखेगा, और कस्टमर के नाम पर वही बात तो इकोनॉमी की है। दूसरा, यहां समझिए, जो पैसा ऑयल खरीद के चाइना, सोच कर देखिए, चाइना ऑयल इंपोर्ट करेगा तो पैसा देगा, साथ में चाइना ये कहता है कि आपके यहां पर हम इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, यानी आपके 6000 घर बना देते हैं, आपके यहां रेलवे लाइन बिछाने की बात करते हैं, और भी जो भी डेवलपमेंट पोर्ट वगैरह की है हम चाइना वाले करेंगे। और यही रीजन है कि चाइना का अमेरिका के अंदर, चाइना का सऊदी अरेबिया के अंदर $28 बिलियन के एग्रीमेंट हो रखे हैं अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स के नाम पे, जो सऊदी अरेबिया के अंदर किए जा रहे हैं। और इसकी वजह से दोनों के बीच में रिलेशंस और ज्यादा मजबूत हुए। यानी एक ग्राहक ऐसा भी है जो ये कह रहा है कि आपका घर बना के दे दूंगा, मजा आ गया। तीसरा, वो तो ठीक है, चाइना जो है इसके न्यूक्लियर डेवलपमेंट प्रोग्राम में खुल के मदद कर रहा है, मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम में खुल के मदद कर रहा है। सऊदी अरेबिया ईरान क्या कर रहा है? न्यूक्लियर मिसाइल डेवलप कर रहा है, तो सऊदी अरेबिया की भी क्या कहेगा? न्यूक्लियर मिसाइल मुझे भी चाहिए। अमेरिका के पास गया, अमेरिका कहता घर चला जा, तेरे बदले में मिसाइल मैं फोड़ दूंगा, तू चुप बैठ। सऊदी अरेबिया कहता अमेरिका पे डिपेंड नहीं होना, मैंने तो खुद ही मिसाइल बनानी है। तो चाइना कहता मैं बनवाता हूं ना, बना मिसाइल, मैं टेक्नोलॉजी देता हूं और मैं ही डेवलप करवाऊंगा, मिसाइल भी और न्यूक्लियर प्रोग्राम भी। यानी आप यूरेनियम एनरिच करना चाहते हैं, यानी न्यूक्लियर यूरेनियम डेवलप करना चाहते हैं, वो टेक्नोलॉजी भी दूंगा, और मिसाइल डेवलप करना चाहते हो, टेक्नोलॉजी दूंगा, लो पैसा लो। यहां तक कि 2 बेस भी बना दिए मिसाइल डिफेंस के, मिसाइल लॉन्च करने के। नतीजा क्या?
सऊदी अरेबिया अमेरिका से मांग रहा था, अमेरिका ने मना कर दिया। यहां चाइना दे रहा है, सऊदी अरेबिया को मिल गया। अच्छा दोस्त कौन? अब बिग मार्केट, अब ऑब्वियस सी बात है सऊदी अरेबिया के पास पैसा है, वो चाइना को कहेगा मेरे को थोड़ी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने दे। अब सऊदी अरेबिया जो तेल बेच के पैसा लेगा, उस पैसे के को वहीं पर इन्वेस्ट भी करेगा और उसकी वजह से काफी ज्यादा बेनिफिट भी कमाएगा। आगे सबसे बड़ी बात ये कि एक एक्सपोर्टर है, दूसरा इंपोर्टर है। ये एक्सपोर्टर है, ये इंपोर्टर है, दोनों की बहुत बढ़िया जुगलबंदी चलेगी। अमेरिका के साथ सऊदी अरेबिया की वो जुगलबंदी चल नहीं पा रही थी जो यहां चलेगी। सऊदी अरेबिया ऑयल एक्सपोर्ट करेगा, चाइना बाकी सारे सामान एक्सपोर्ट करेगा। दोनों की कपलिंग हो गई, दोनों की अर्थव्यवस्था एक दूसरे से जुड़ गई और इस हद तक जुड़ी कि वो अर्थव्यवस्था चीन के साथ नहीं जुड़ पा रही थी। नतीजा आपके सामने है, वो अर्थव्यवस्था चीन के साथ नहीं जुड़ पा रही थी, वो अमेरिका के साथ नहीं जुड़ पा रही थी। यही कारण है, और ऊपर से जो बाइडन उसे धमका रहे हैं। नतीजा आपके सामने है कि अमेरिका जो है वहां से सऊदी अरेबिया अमेरिका के कैंप से खिसकते खिसकते धीरे धीरे ये जो है ये खिसकते खिसकते धीरे धीरे इस कैंप में यहां आ रहा है। अब आप लोग पूछेंगे कि क्या ईरान और सऊदी अरेबिया एक जगह पर रह सकते हैं? वो समय के गर्भ में है, रह भी सकते हैं, नहीं भी, क्योंकि ईरान भी चीन के इन्वेस्टमेंट तले दबा हुआ है और सऊदी अरेबिया भी चीन के इन्वेस्टमेंट तले दबता जा रहा है। समय बताएगा दोनों का आउटकम क्या होगा। धन्यवाद। You can download our app from Play Store for free live demo classes.